मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में जब जिंदगी की थोड़ी सी मुश्किल भी इंसान को इतना अकेला और असहाय महसूस करा देती है कि कोई शराब में डूब जाता है तो कोई आत्महत्या जैसे कठोर कदम तक सोचने लगता है, ऐसे दौर में कुछ कहानियां बेहद जरूरी हो जाती हैं। ये कहानियां हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये याद दिलाती हैं कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता और इंसान की इच्छा शक्ति उसकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज हम बात कर रहे हैं लुइस ज़ैम्पेरिनी की, एक ऐसे इंसान की जिसने ना सिर्फ हालातों से लड़ना सीखा, बल्कि उन्हें हराकर जिंदगी को नए अर्थ के साथ जिया। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने समुद्र के बीच मौत से आंख मिलाई, युद्धबंदी शिविरों की अमानवीय यातनाएं सही, अपने भीतर के अंधेरे से जूझा, फिर भी टूटा नहीं। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय साहस, क्षमाशीलता और पुनर्जन्म की एक अमर गाथा है। 97 वर्षों की लंबी जिंदगी में लुइस ज़ैम्पेरिनी ने मानो 3 अलग-अलग जीवन जिए, एक शरारती बच्चे से ओलंपिक चैंपियन तक, एक युद्धबंदी के रूप में संघर्ष और अंधेरे दिन, और अंततः क्षमा, शांति और प्रेरणा देने वाला जीवन। ये कहानी उन सभी के लिए है जो आज थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या सोचते हैं कि अब आगे कुछ नहीं बचा, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी ही किसी को जिंदा रहने की वजह दे देती है। भाग 1, शरारती बच्चे से ओलंपिक चैंपियन तक। 26 जनवरी 1917 को ओलियन, न्यूयॉर्क में इटालियन इमिग्रेंट माता-पिता के घर लुइस सिल्वी ज़ैम्पेरिनी का जन्म हुआ। उनके पिता एंथनी ज़ैम्पेरिनी और माता लुइस ज़ैम्पेरिनी इटालियन भाषा में ही घर में बात करते थे। लुइस और उनके बड़े भाई पीट को निमोनिया हो गया तो डॉक्टर ने कैलिफोर्निया जाने की सलाह दी। परिवार टॉरेंस, कैलिफोर्निया में बस गया। बचपन की शरारतें। 5 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में शराब पीने लगे। पड़ोसियों के घर से चोरी करना, टीचर की कार के टायर्स डिफ्लेट कर देना, पुलिस ऑफिसर पर टमाटर फेंकना, स्कूल में लगातार झगड़े, किसी ने चुनौती दी तो मुक्के चल जाते थे। उनके परिवार को लगता था कि लुइस या तो जेल जाएगा या फिर स्ट्रीट्स पर मर जाएगा। 1932 में जब लुइस 15 साल के थे, तब उनके भाई पीट ने उन्हें हाई स्कूल ट्रैक टीम ज्वाइन करने के लिए कहा। फिर उन्होंने लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया और दौड़ना शुरू किया। लुइस ने गर्मियों में पागलों की तरह दौड़ना शुरू किया। वो 4 माइल्स बीच तक रोज दौड़ते थे। रात में घर तक दौड़कर जाते थे। पूरी गर्मी में बिना टाइम चेक किए सैकड़ों माइल्स दौड़े। टॉरेंस हाई स्कूल में लुइस ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 19 मई 1934 को लॉस एंजलिस मेमोरियल कोलोसियम में सदर्न कैलिफोर्निया ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में लुइस ने माइल में 4 मिनट्स 21.2 सेकंड्स का समय लिया, जो कि यूएस हाई स्कूल माइल रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड 19 साल तक बना रहा। इसी रिकॉर्ड की वजह से लुइस को यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी में स्कॉलरशिप मिली। 1936 में जब लुइस 19 साल के थे, उन्होंने ओलंपिक्स के लिए ट्राई करने का फैसला किया। उनके पिता रेल रोड में काम करते थे, इसलिए लुइस को फ्री ट्रेन टिकट मिल गई। टॉरेंस के मर्चेंट्स ने उन्हें रहने के लिए पैसे दिए। कंपटीशन बहुत कठिन था। ग्लेन कनिंघहैम, इवेंचुअल सिल्वर मेडलिस्ट आर्ची सैन रोमानी और जीन वेंस के सब भाग रहे थे। लुइस ने 1500 मीटर्स के बजाय 5000 मीटर्स में भागने का फैसला किया। लुइस का 56 सेकंड फाइनल लैप देखकर एडोल्फ हिटलर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने लुइस को अपने बॉक्स में बुलाया। हिटलर्स चीफ प्रोपेगेंडिस्ट ने फोटोग्राफर्स को भी बुलाया। हिटलर ने इंग्लिश इंटरप्रेटर के थ्रू कहा, तुम वो लड़के हो जिसकी अंतिम रफ्तार बहुत तेज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लुइस के रूममेट महान जेसी ओवेंस थे, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते और हिटलर की एरियन सुप्रीमेसी थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। लुइस कहते थे, जब जेसी स्टेडियम में आए तो उन्हें हिटलर से दुगना ओवेशन मिला। मुझे यकीन है कि हिटलर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाग 2, युद्ध की आग में जब सपने धुएं में बदल गए। लुइस ज़ैम्पेरिनी 1940 के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक और ऐतिहासिक सब 4 मिनट माइल के सपने के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। ओलंपिक्स रद्द हो गए और उनका खेल जीवन अचानक युद्ध की भेंट चढ़ गया। 1940 ओलंपिक्स के रद्द होने के बाद लुई ने 1941 में आर्मी एयर कॉर में भर्ती ली। उड़ान से डर होने के बावजूद उन्हें B-24 लिबरेटर बॉम्बर में बॉम्बार्डियर की जिम्मेदारी सौंपी गई।
वे 37 सेकंड बॉम्ब स्क्वाड्रन का हिस्सा बने और पैसिफिक ओशन के ऊपर अत्यंत जोखिम भरे मिशनों पर जाने लगे। 27 मई 1943 को लुई और उनकी पूरी क्रू को एक सामान्य सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया था, जहां उन्हें पैसिफिक ओशन में क्रैश हुए एक लापता पायलट की तलाश करनी थी। लेकिन ये मिशन खुद उनके जीवन का सबसे भयावह मोड़ बन गया। विमान में तकनीकी खराबी आई और वो समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में 11 क्रू मेंबर्स में से केवल 3 लोग जीवित बचे, लुई ज़ैम्पेरिनी, पायलट रसल एलन फिलिप्स और टेल गनर फ्रांसिस एम मैकनमारा। लुई विमान के टूटे हुए ढांचे में पानी के भीतर फंस गए और बेहोश हो गए थे। होश आने पर उन्होंने किसी तरह साइड विंडो से बाहर निकलकर लाइफ जैकेट पहना और सतह तक पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ फिल को देखा और दोनों ने मिलकर पास ही तैर रही प्लास्टिक की लाइफ राफ्ट तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद शुरू हुआ मौत से सीधा संघर्ष। एक छोटी सी पीली लाइफ राफ्ट पर वे समुद्र के बीचों बीच पूरे 47 दिन यानी 27 मई से 13 जुलाई 1943 तक फंसे रहे। इन दिनों में उन्होंने जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास किया। बारिश का पानी इकट्ठा करके पिया, कच्ची मछलियां पकड़ी, राफ्ट पर उतरने वाले पक्षियों को खाया। चारों ओर लगातार शार्क घूमती रहती थी और कई बार उन्होंने राफ्ट को फाड़ने की कोशिश भी की। लुई और फिल को चप्पुओं से शार्क को दूर भगाना पड़ता था। इस बीच जापानी लड़ाकू विमानों ने उन पर गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी नाव में 48 गोलियों के छेद हो गए और उन्हें लगातार पानी निकालना पड़ता था। 33वें दिन उनके साथी मैकनमारा की डिसेंट्री और डिहाइड्रेशन से मृत्यु हो गई। लुई और फिल ने भारी मन से उन्हें समुद्र में अंतिम विदाई दी। अब जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में केवल 2 लोग बचे थे। बाद में लुई ने कहा, तब मैंने समझा कि शरीर की तुलना में मन कहीं ज्यादा मजबूत होता है। जब शरीर कहता था मैं मर जाऊंगा, तो मन कहता था अभी नहीं, अभी और जीना है। आखिरकार 47 दिनों के बाद 13 जुलाई 1943 को लुई और फिल को मार्शल आइलैंड्स के पास जापानीज नेवी ने पकड़ लिया। लुई का वजन लगभग 80 पाउंड कम हो चुका था। वे अत्यंत कमजोर और बीमार थे, लेकिन जीवित थे, और यह अपने आप में एक चमत्कार था। लुई को सबसे पहले उफूना इंटरोगेशन सेंटर भेजा गया, जहां उन्हें एक फैंटम प्रिजनर की तरह रखा गया। इसका मतलब ये था कि वे जेनेवा कन्वेंशन की किसी भी सुरक्षा के दायरे में नहीं आते थे और आधिकारिक रूप से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाता था। उफूना में हर दिन उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। खाने के नाम पर केवल पतली और बेस्वाद चावल की पानी जैसी सूप दी जाती थी, जिससे शरीर धीरे धीरे टूटने लगता था। लुई की ओलंपिक पहचान वहां उनके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गई। जापानी गार्ड्स उन्हें जबरन दौड़ की प्रतियोगिताओं में उतारते थे, और जब वे अपनी आदत के अनुसार जीत जाते तो जीत का इनाम तालियों की जगह लाठियों और डंडों से मिलने वाली क्रूर पिटाई होती थी। बाद में लुई को ओमोरी पीओडब्ल्यू कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनका सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सके, मित्सुहिरो वतनबे, जिसे कैदी द बर्ड के नाम से जानते थे। वो जापानी सेना का सबसे क्रूर और निर्दयी गार्ड माना जाता था। उसकी क्रूरता के पीछे गहरी कुंठा छिपी थी। अधिकारी का पद ना मिल पाने की हताशा और हीन भावना वो युद्ध बंदियों पर अत्याचार करके निकालता था। लुई उसकी आंखों में विशेष रूप से खटकते थे, क्योंकि वे एक प्रसिद्ध ओलंपिक एथलीट थे, अमेरिकी प्रचार का चेहरा बन सकते थे, और सबसे बढ़कर उनकी अटूट इच्छा शक्ति द बर्ड के लिए एक सीधी चुनौती थी। ओमोरी कैंप में लुई को हर दिन अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ता था। बांस की लाठियों और पीतल की बेल्ट से बेरहमी से पीटा जाना, भूखे रखना और खाने के नाम पर केवल पतली बेस्वाद चावल की सूप देना वहां की रोजमर्रा की सच्चाई थी। मानसिक यातनाएं शारीरिक पीड़ा से भी अधिक घातक थीं। अपमानजनक काम करवाए जाते, भारी कोयले की बोरियां ढुलवाई जाती, और कई बार लुई को घंटों तक सिर के ऊपर एक भारी लकड़ी का बीम पकड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यदि थकान से वो बीम जरा भी नीचे आती तो द बर्ड उन्हें और अधिक निर्दयता से पीटता था। इन सब के बीच लुई ने अपने मन में एक अडिग सिद्धांत को जीवित रखा। दर्द को हराने का एकमात्र तरीका है उसके सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करना। असीम यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, साथ ही कैदियों का हौसला बढ़ाया,
अपने ओलंपिक प्रशिक्षण के अनुशासन को जीवन का सहारा बनाया और मानसिक अभ्यासों के जरिए अपने मन को तेज और मजबूत बनाए रखा। ओमोरी कैंप में लुई का शरीर भले ही कैद था, लेकिन उनका मन कभी पराजित नहीं हुआ। 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन लुई ज़ैम्पेरिनी के लिए ये अंत नहीं था। जब उन्हें पता चला कि अमेरिका में उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था और उनके माता-पिता तक को उनकी मृत्यु की सूचना भेज दी गई थी, तो ये आज़ादी नहीं, एक और आघात था। सितंबर 1945 में वे घर लौटे, लेकिन ये वापसी केवल शरीर की थी। उनका मन अब भी ओमोरी कैंप, द बर्ड की मार और समुद्र की लहरों के बीच कहीं फंसा हुआ था। रातें लुई के लिए सबसे खतरनाक समय बन गईं। जैसे ही आंखें बंद होती, द बर्ड की क्रूर शक्ल सामने आ जाती। नींद डर में बदल चुकी थी। ठंडे पसीने, घबराहट और अचानक उठकर बैठ जाने वाली बेचैनी उनकी दिनचर्या बन गई। उन्हें बार बार ये सवाल कचोटता रहा कि वे क्यों जीवित बचे, जबकि मैक और उनके कई साथी कभी घर नहीं लौट पाए। ये सर्वाइवर्स गिल्ट उनके भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैलता गया। इस असहनीय मानसिक पीड़ा से बचने के लिए लुई ने शराब को सहारा बनाया। जो शुरुआत में दर्द को कुछ देर के लिए भुलाने का तरीका थी, वो जल्द ही लत बन गई। उन्होंने सिंथिया एप्पलवाइट से विवाह किया, एक बेटी भी हुई, लेकिन युद्ध उनके भीतर से बाहर नहीं गया था। गुस्सा, चुप्पी और शराब ने उस रिश्ते को भी घायल कर दिया। सिंथिया ने महसूस किया कि वे उस इंसान को खोती जा रही हैं जिससे उन्होंने प्यार किया था, और तलाक का विचार उनके मन में आने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई लुई के भीतर चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा भड़क उठता था और उनके मन में सिर्फ एक ही विचार घूमता रहता, जापान लौटकर द बर्ड को अपने हाथों से मार देना। ये बदले की आग उन्हें भीतर से जला रही थी। वे युद्ध से बच गए थे, समुद्र से लौट आए थे, यातना शिविरों से निकल आए थे, लेकिन अब एक और शैतान उनका पीछा कर रहा था, नफरत, क्रोध और अधूरी पीड़ा का शैतान। यही वो मोड़ था जहां लुई को तय करना था कि वे इस अंधेरे में डूब जाएंगे या किसी चमत्कार के सहारे खुद को फिर से पा सकेंगे। 1949 की एक शाम, जब लुई का जीवन अंधेरे और टूटन की ओर बढ़ता जा रहा था, सिंथिया अकेले बिली ग्राहम की एक रिवाइवल मीटिंग में गई। उस सभा में जो शब्द उसने सुने, उन्होंने उसे भीतर तक हिला दिया। पहली बार उसे लगा कि टूटे हुए जीवन को जोड़ा जा सकता है। उसी रात सिंथिया ने क्रिश्चियन फेथ को स्वीकार किया और अपने मन में एक दृढ़ निर्णय लिया, वो लुई को तलाक नहीं देगी। चाहे हालात जैसे भी हों, वो इस रिश्ते को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करेगी। सिंथिया ने लुई को भी बिली ग्राहम की सभा में जाने के लिए जोर दिया। लुई बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उनके भीतर गुस्सा था, नफरत थी और भरोसे से ज्यादा थकान। लेकिन सिंथिया ने साफ शब्दों में कहा कि ये उनकी शादी को बचाने की आखिरी कोशिश है। अनिच्छा से लुई उस सभा में पहुंचे, ये सोचे बिना कि यही रात उनके जीवन की दिशा बदल देगी। बिली ग्राहम के शब्द सीधे लुई के दिल में उतर गए। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर जमा गुस्सा, नफरत और पीड़ा ही उसे धीरे धीरे अंदर से मार देती है और अब समय आ गया है कि उसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए जरूरी है। उन शब्दों के साथ ही लुई को अचानक वो क्षण याद आ गया, समुद्र के बीच लाइफ राफ्ट पर किया गया वो वादा, जब उन्होंने ईश्वर से कहा था कि अगर वे जीवित बच गए तो अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर देंगे। उसी रात लुई ज़ैम्पेरिनी का जीवन बदल गया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया और जो चमत्कार हुआ वो किसी दवा या इलाज से नहीं हो सकता था। अगले ही दिन से उन्होंने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया, बिना किसी संघर्ष के। वर्षों से सताने वाले भयानक नाइटमेयर्स अचानक समाप्त हो गए और पहली बार उन्हें सुकून की नींद मिली। लेकिन सबसे बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय यह था कि उन्होंने अपने अत्याचारियों को माफ करने का निश्चय कर लिया। बदले की आग जो उन्हें भीतर से जला रही थी, उसी रात बुझ गई। लुई बाद में कहते हैं, "That night I made my decision for Christ. That moment transformed my life." वो रात केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं थी, बल्कि वो क्षण था जब लुई ने नफरत की कैद से बाहर निकलकर सच्ची आजादी को चुना। सबसे बड़ा और साहसिक कदम तब आया जब लुई ज़ैम्पेरिनी ने 1950 में जापान लौटने का निर्णय लिया। ये यात्रा बदले के लिए नहीं थी, नहीं पुराने घावों को कुरेदने के लिए। ये यात्रा थी क्षमा का संदेश लेकर, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जिसने कभी उनके जीवन को जकड़ लिया था। लुई सीधे सुगामो प्रिजन पहुंचे, जहां कई जापानी युद्ध अपराधी कैद थे,
जिनमें वे गार्ड्स भी शामिल थे जिन्होंने कभी उन्हें अमानवीय यातनाएं दी थीं। सुगामो प्रिजन में जो दृश्य घटित हुआ वो शब्दों से परे था। लुई एक एक कर उन गार्ड से मिले, उनके हाथ मिलाए, कई को गले लगाया और उन्हें बाइबल की प्रतियां भेंट की। उन्होंने शांत स्वर में बस इतना कहा, मैं आपको माफ करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। ये सुनकर कई गार्ड्स फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी तोड़ने की कोशिश की थी, वही आज उनके सामने खड़ा होकर उन्हें पूरे दिल से क्षमा कर रहा है। उस क्षण में जेल की दीवारों से ज्यादा मजबूत नफरत की कैद टूट रही थी। लुई ने अपने सबसे क्रूर अत्याचारी द बर्ड यानी मुत्सुहिरो वतनाबे से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन वतनाबे ने मिलने से इनकार कर दिया। शायद उसे डर था कि लुई बदला लेने आए हैं, या शायद वो अपने ही अतीत का सामना करने से घबरा रहा था। तब लुई ने उसे एक पत्र लिखा, एक ऐसा पत्र जिसमें न आरोप थे न गुस्सा, सिर्फ शांति की कामना थी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने उसके द्वारा किए गए हर अत्याचार को माफ कर दिया है और वो चाहते हैं कि वतनाबे भी अपने जीवन में शांति पाए। उस पत्र का कभी कोई उत्तर नहीं आया। मुत्सुहिरो वतनाबे की 2003 में मृत्यु हो गई, बिना इस क्षमा को स्वीकार किए या लुई से आमने सामने मिले। लेकिन लुई के लिए ये अंत नहीं बल्कि पूर्णता थी। उन्होंने बदले की जगह क्षमा को चुना और उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। एक ऐसी जीत जो किसी पदक, किसी युद्ध या किसी प्रतिद्वंदी से कहीं बड़ी थी। लुई ज़ैम्परिनी की सबसे बड़ी जीत न तो समुद्र में जीवित बच जाना थी, न ही युद्ध की यातनाओं को सह लेना। उनकी वास्तविक जीत थी आत्मिक विजय। उन्होंने समझ लिया था कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं होता, बल्कि नफरत की उस जेल से स्वयं को मुक्त करना होता है, जिसमें इंसान अपने अत्याचारियों से भी ज्यादा स्वयं को कैद कर लेता है। लुई के शब्दों में, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ हेट्रेड। अपने जीवन अनुभवों से लुई ने कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जो समय और परिस्थिति से परे हैं। उन्होंने माना कि नफरत एक धीमा जहर है जो बाहर किसी और को नहीं बल्कि भीतर हमें ही खाता रहता है। क्रोध और घृणा को पकड़े रहना ताकत नहीं बल्कि आत्मविनाश है। इसलिए माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर शांति पाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी समझाया कि क्षमा ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तक हम माफ नहीं करते तब तक हम उन्हीं लोगों के मानसिक कैदी बने रहते हैं जिन्होंने हमें सबसे अधिक पीड़ा दी होती है। लुई ने बदले की भावना के उस गहरे विरोधाभास को भी उजागर किया जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उनका कहना था कि बदले की आग इंसान को उन लोगों पर निर्भर बना देती है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। इस तरह नफरत और प्रतिशोध हमें आगे बढ़ने नहीं देते बल्कि अतीत की बेड़ियों में बांध देते हैं। लुई ज़ैम्परिनी ने इन्हीं बेड़ियों को तोड़कर यह साबित किया कि सच्ची ताकत माफ करने में है और यही माफी मनुष्य को सबसे ऊंची जीत तक पहुंचाती है। युद्ध और यातनाओं से निकलकर लुइस ज़ैम्परिनी ने अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे दूसरों के लिए आशा का माध्यम बना दिया। उन्होंने विक्ट्री बॉयज कैंप की स्थापना की, जहां वे भटके हुए और ट्रबल्ड युवाओं के साथ समय बिताते थे। अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर वे इन लड़कों को ये सिखाते थे कि कठिन परिस्थितियां अंत नहीं होती बल्कि सही दिशा चुनने का अवसर होती हैं। लुइस के लिए ये सेवा उनके जीवन के उद्देश्य का विस्तार थी, जो कभी समुद्र के बीच किए गए एक वादे से शुरू हुई थी। इसके साथ ही लुइस एक प्रभावशाली इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में उभरे। उन्होंने अमेरिका भर में हजारों भाषण दिए, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में, युद्ध वेटरन्स के समूहों में, चर्च और क्रिश्चियन संगठनों में तथा बड़े कॉरपोरेट कार्यक्रमों में। उनकी बातें किसी किताब का ज्ञान नहीं थीं, बल्कि जीवन की आग में तप कर निकली सच्चाइयां थीं जो श्रोताओं के दिलों तक पहुंचती थीं। लुइस ने अपनी आत्मकथा डेविल एट माई हील्स लिखी, जिसका पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ और बाद में 2003 में इसका अपडेटेड एडिशन आया। इस कहानी को विश्व स्तर पर और पहचान मिली जब 2010 में लॉरा हिलेनब्रैंड ने अनब्रोकन लिखी, जो अ वर्ल्ड वॉर II स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, रेजिलियंस एंड रिडेम्पशन के रूप में नंबर 1 बेस्टसेलर बनी। लुइस की कहानी ने हॉलीवुड तक भी अपनी जगह बनाई। 2014 में अनब्रोकन और 2018 में अनब्रोकन पाथ टू रिडेम्पशन, जिसने विशेष रूप से उनकी क्षमा और पुनर्जन्म की यात्रा को दर्शाया। उनकी असाधारण सेवा और साहस के लिए लुइस को अनेक सम्मान मिले, 3 पर्पल हार्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस और प्रिजनर ऑफ वॉर मेडल। 7 दिसंबर 1946 को टॉरेंस एयरपोर्ट का नाम बदलकर ज़ैम्परिनी फील्ड रखा गया, जो उनके सम्मान का स्थायी प्रतीक बन गया। अंततः
2 जुलाई 2014 को 97 वर्ष की आयु में लुइस ज़ैम्परिनी का निधन हुआ। लेकिन उनका जाना अंत नहीं था। उनकी कहानी आज भी जीवित है, हर उस इंसान में जो दर्द के सामने झुकने से इनकार करता है और हर उस दिल में जो नफरत के बजाय क्षमा को चुनने का साहस करता है। आज के लिए सबक, लुई की टाइमलेस टीचिंग्स। लुई ज़ैम्परिनी की कहानी सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, बल्कि आज के हर इंसान के लिए एक जीवित मार्गदर्शन है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हो, इंसान की आंतरिक शक्ति उनसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है मानसिक मजबूती। लुई ने यह दिखाया कि कठिन से कठिन हालात में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना संभव है। अनुशासन और एकाग्रता केवल खेल तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन की हर लड़ाई में काम आते हैं। उनका विश्वास था कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन हार मान लेना स्थायी पछतावा बन जाता है। दूसरा बड़ा संदेश है कभी हार न मानना। लुई के लिए हार केवल तब होती थी जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। उन्होंने छोटे छोटे संघर्षों में भी जीत के क्षण खोजे और हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ने का सिद्धांत अपनाया। वन मोर डे, वन मोर स्टेप उनके जीवन का मंत्र बन गया, जिसने उन्हें समुद्र, युद्ध और पीड़ा हर जगह जीवित रखा। तीसरा और शायद सबसे गहरा सबक है माफी की शक्ति। लुई ने अनुभव से जाना कि नफरत दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाती है। माफ करना किसी के व्यवहार को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को उस जहर से बचाना होता है जो उसे अंदर से नष्ट कर देता है। उनके लिए माफी ही वास्तविक आजादी थी, एक ऐसी आजादी जो किसी जेल की चाबी से नहीं, बल्कि दिल के निर्णय से मिलती है। और अंत में लुई का जीवन हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने संघर्षों को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाया। हर पीड़ा में उन्होंने अर्थ खोजा और दूसरों की सेवा में अपनी शांति और खुशी पाई। उनके लिए जीवन का वास्तविक मूल्य सेवा, करुणा और आशा में था। निष्कर्ष, अजेय मानवीय भावना। लुई ज़ैम्परिनी ने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी विघटन से अधिक शक्तिशाली हो सकती है, चाहे वो समुद्र की गहरी लहरें, युद्ध की बर्बरता हो या मन के भीतर छाया हुआ अंधेरा। परिस्थितियां इंसान को घायल कर सकती हैं, झुका सकती हैं, लेकिन यदि मन अड़िग हो तो वे उसे स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। लुई की सबसे बड़ी जीत जीवित बन जाना नहीं थी, बल्कि नफरत से मुक्त हो जाना था। उन्हें ये समझ लिया कि बदला इंसान को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे अतीत की जंजीरों में जकड़े रखता है। यही सत्य सदियों पहले गौतम बुद्ध ने भी बताया था कि क्रोध और नफरत को पकड़ कर रखना जलते हुए अंगारे के किसी और पर फेंकने की आशा में अपने ही हाथ में थामे रहने जैसा है। सबसे पहले वही हाथ चलता है जो उसे पकड़े रहता है। लुई ने अपने जीवन में इस सत्य को अनुभव किया और क्षमा को चुना, क्योंकि वही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग था। लुई की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर एक इंसान 47 दिनों तक समुद्र के बीच जीवित रह सकता है, युद्धबंदी शिविरों की अमानवीय यातनाएं सह सकता है, अपने अत्याचारियों को दिल से माफ कर सकता है और 97 वर्षों तक एक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है, तो हम भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हम भी नफरत के बजाय करुणा और टूटन के बजाय उद्देश्य को चुन सकते हैं। इफ यू कैन टेक इट, यू कैन मेक इट। लुई ज़ैम्परिनी। ये केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि बुद्ध और लुई दो अलग-अलग युगों की एक ही साझा सीख है। क्षमा में ही शांति है और शांति में ही मनुष्य की वास्तविक जीत। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना